हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के ऊपर एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है और उसी के बारे में बात करेंगे बिकॉज उसी की वजह से अगर आपने देखा होगा तो आज एचडीएफसी बैंक के स्टॉक पर काफ़ी प्रेशर था एंड इट हैज़ क्लोज डाउन बाय 2%। तो उसी की वजह समझते हैं और उसी के अगेंस्ट में एचडीएफसी बैंक जहाँ पर नीचे जा रहा था वहीं पर एसबीआई कार्ड्स का जो शेयर था वो कुछ 5-5.5% ऊपर बंद हुआ। तो आज इस पूरी स्टोरी को समझते हैं कि क्या ये पूरा हुआ आज जिसकी वजह से इतना उथल पुथल रही एचडीएफसी बैंक के शेयर पे और एसबीआई कार्ड्स के शेयर पे। तो जैसा आप देख सकते हैं कि बहुत रेयरली कभी जो बैंक रेगुलेटर है उसने एचडीएफसी की किसी भी चीज़ को इस तरह से पुल डाउन किया होगा एंड बट जो एचडीएफसी बैंक का रिपीटेड आउटेजेस जो हो रहे थे डिजिटल सर्विसेज में उसकी वजह से बैंकिंग रेगुलेटर ने जो एचडीएफसी बैंक को आड़े हाथों लिया है एंड एचडीएफसी बैंक जो है उनका अब ये रिस्ट्रिक्शन लग गई है कि दे कैन नॉट टेक ऑन बोर्ड एनी न्यू क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स। तो ये एक आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है एचडीएफसी बैंक पर एंड इनको अपना जो डिजिटल लॉन्चेस का जो प्लान था उसको हॉल्ट करना पड़ेगा अनटिल इट रिजॉल्व्स द इश्यूज़। तो इनका इश्यूज़ क्या है, डिजिटल सर्विसेज में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी पहले आरबीआई ने बहुत क्लियरली बोला है कि पहले आप अपना बैकएंड को सुधारिए और उसके बाद ही आप नए कस्टमर्स को ग्रैब कीजिए बिकॉज एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को अगर आप प्रॉपर फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हैं तो यू हैव नो राइट टू ग्रैब न्यू कस्टमर्स। और बहुत अच्छा ये प्रेसिडेंट सेट किया है आरबीआई ने। तो इसमें जो आरबीआई है उसने कोई हेस्ट डिसीजन नहीं लिया है और कोई हार्श डिसीजन भी नहीं लिया है। इट इज़ अ वेरी बैलेंस्ड डिसीजन बाय आरबीआई। आई मस्ट अप्रिशिएट आरबीआई ऑन दैट। जो इनके डिजिटल ट्रांजैक्शंस के प्रॉब्लम्स हो रहे थे एचडीएफसी बैंक के, बार बार ये चीज़ें निकल के आ रही थी एचडीएफसी बैंक के कस्टमर्स की इन लास्ट फ्यू मंथ्स। इसी की वजह से ये सारा कुछ आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है। The last month, the lender said its services were impacted by technical issues due to a power failure at one of its data centers. तो HDFC ने बोला था लास्ट मंथ कि वो डेटा सेंटर में पावर फेलियर की वजह से प्रॉब्लम हुई थी बट काफ़ी रिपीटेड वे में ये चीज़ें हो रही हैं। बट HDFC बैंक कैन नॉट बी सिंगल्ड आउट व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजिकल मिसगिविंग्स। तो ऐसा नहीं है कि HDFC बैंक ही ऐसा है, बाकी भी बैंक्स ऐसा हो सकता है उनके साथ भी अगर वो इसी तरह से मिसबिहेव करते रहेंगे और आई वुड से अपने बैकएंड को रोबस्ट तरीके से नहीं देखेंगे। अब इंडिया के जो इंडियाज़ लेंडर बी इट्स स्लो टू चेंज पब्लिक सेक्टर और निम्बल प्राइवेट सेक्टर दोनों ही के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के लिए एज़ कम्पेयर टू फिनटेक प्लेयर्स। तो आपको पता ही है फिनटेक प्लेयर्स जो आ गए हैं आज की तारीख में, बी इट पेटीएम और फ़ोनपे और ऑल दोज काइंड ऑफ कंपनीज, दे आर टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस्ड हैं बट एट द सेम टाइम एचडीएफसी बैंक या और सारी बैंकिंग इंडस्ट्री को उसको पेस को पकड़ना पड़ेगा और टेक्नोलॉजिकली अपने को एडवांस करना पड़ेगा। तो उसको जब तक ये नहीं करेंगे, अपने बग्स को फिक्स नहीं करेंगे तो वो काफ़ी बड़ा एक चैलेंज हो सकता है। एंड अभी तक जो रेगुलेटर है जो आरबीआई है उसने बहुत हार्ड स्टेप नहीं लिया है एज ऑन डेट, बट आने वाले टाइम में अगर यही चलता रहा तो बहुत मुश्किल होगा बैंक्स के लिए भी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी। इसमें जो आप देख सकते हैं मिस्टर गौतम चुगानी जो डायरेक्टर फाइनेंशियल एंड फिनटेक एट बर्नस्टीन रिसर्च है, उनके हिसाब से these issues have happened before as well but what the RBI has done is set a precedent by telling banks that they have to take this seriously and their customers seriously। तो जैसे मैंने पहले बताया आरबीआई ने बहुत अच्छा एक प्रेसिडेंट सेट किया है कि बैंक्स को अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को सीरियसली लेना पड़ेगा और इस बिज़नेस को सीरियसली लेना पड़ेगा, अदरवाइज दे कैन टेक हार्ड स्टेप्स अगेंस्ट देम एज वेल। सो इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी निकल के आई है कि इसमें आरबीआई पेनल्टी भी लगा सकता था बट उसने पेनल्टी ना लगाकर उसने एक डिफरेंट टाइप का एक पेनल्टी लगाई है जो कि
जो कि नेचर भी बहुत अलग है, बिकॉज जनरली आप नहीं सुनेंगे कि आरबीआई ने इस तरह की पेनल्टी किसी के ऊपर भी लगाई है। इंस्टेड ऑफ मॉनेटरी पेनल्टी दे हैव बेसिकली पुट कर्ब्स ऑन पोटेंशियल बिजनेस ऑफ द बैंक। तो पोटेंशियल बिजनेस क्या है, अगर कस्टमर ही नहीं ग्रैब करेंगे, एचडीएफसी बैंक को छोड़ दीजिए, कोई भी बैंक या कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी कंपनी, तो वो ग्रो कैसे करेगी। और उसी पे उन्होंने हार्ड हिटिंग की है, एंड सो दैट एचडीएफसी बैंक कैन टेक क्विक मेजर्स एज वेल। बट काफ़ी एनालिस्ट का ये मानना भी है एचडीएफसी बैंक को बहुत बड़े तरीके से कुछ हर्ट नहीं होगा। उनको, जेफरीज को लगता है कि ये रेजोल्यूशन हो जाएगा, बट इट माइट टेक 3 to 6 months to assess the problem and accordingly give them a solutions. Indeed, the bank stock dropped by just a little over 1%. In fact, जब बंद हुआ है तो 2% से ज़्यादा का इस पर रिएक्शन आया है। और इसमें अगर आप देखते हैं तो एचडीएफसी बैंक इज़ द बिगेस्ट क्रेडिट कार्ड इशूअर इन द कंट्री। सो क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा इशूअर है एचडीएफसी बैंक। इसका जो सेकंड राइवल है वो है एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। आपने देखा भी होगा, मैंने एसबीआई कार्ड्स पे पहले भी 1-2 वीडियोस बनाई हैं। एक मैंने पूरी वीडियो बनाई थी जहाँ पे कि मैंने पूरा इसका फंडामेंटल तरीके से समझाया था, वो मैं आई बटन में दिखा दूँगा आपको, वहाँ से आप जाके एसबीआई कार्ड्स का पूरा बिजनेस मॉडल समझ सकते हैं। इससे पहले ही मैंने महीना भर पहले ही जब एसबीआई कार्ड्स का रिज़ल्ट आया था Q2 का, उस टाइम पर भी काफ़ी नेगेटिविटी थी, बिकॉज एवरीबडी सेड द रिज़ल्ट वाज वेरी वेरी पुअर, एंड इनका जो मॉरिटोरियम की वजह से और एनपीएस बढ़ने का और प्रोविजनिंग बढ़ने का ख़तरा काफ़ी था, और वो प्रोविजनिंग बढ़ी भी थी, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी डाउन दिखाई दे रही थी। तो उस वक्त भी मैंने कहा था ये बहुत अच्छा समय है इस स्टॉक को लेने का। वो आगे भी मैं बताऊंगा कहाँ पर मैंने बोला था लेने का टाइम अच्छा था, वहाँ पे ले लेना चाहिए था। और इसी की वजह से, बिकॉज एचडीएफसी एज यू नो एचडीएफसी बैंक को डेंट पड़ा है, तो ऑब्वियसली एसबीआई कार्ड को प्रॉफिट होगा या फ़ायदा होगा अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए भी और कस्टमर्स बढ़ाने के लिए भी। इसी वजह से 5% से ज़्यादा गेन हुआ है एसबीआई कार्ड्स पे। Chugani pointed out that the curves may not materially impact the bank, but the stance may bring about a change in the attitude of India's lenders. तो वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रेसिडेंट सेट किया है आरबीआई ने, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। Banks need to up their game on the digital front by fixing their issues proactively. The banking regulator has sat up and taken notice. Soon investors too may begin to do the same. तो इन्वेस्टर्स भी ऐसा देखना शुरू करेंगे कि किसका कितना रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब मैं आपको एसबीआई कार्ड का मार्केट शेयर और एचडीएफसी कार्ड से जो इनका कंपटीशन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत नेक टू नेक है इनका, और ये काफ़ी अच्छे से ग्रो भी कर रहा है। वाइल एचडीएफसी बैंक जो है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इशूअर है, एसबीआई कार्ड सेकेंड नंबर पे आता है। और अगर आप देखते हैं तो एसबीआई कार्ड का जैसे FY14 में एचडीएफसी कार्ड के पास जो मार्केट शेयर था एज़ पर CIF, और ये सोर्स जो आरबीआई से लिया गया है, कंपनी एक्सेस सिक्योरिटीज़ ने ये बनाया है। एचडीएफसी बैंक के पास FY14 में 27% मार्केट शेयर था, और एसबीआई कार्ड्स के पास 15% का मार्केट शेयर था। वो एचडीएफसी ने काफ़ी अच्छे से ग्रो किया, और 2016 आते आते एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड का 30% मार्केट शेयर हो गया, बट उसके बाद ये स्लोली एंड स्टीडीली लूज़ कर रहे हैं, और अभी 25% पर अपना मार्केट शेयर खड़ा है इनका Q1 FY21 में। और वहीं पर अगर आप देखते हैं तो स्लोली एंड स्टीडीली एसबीआई क्रेडिट कार्ड 15% से बढ़ के 17, 18 और अभी 19% पे आ चुका है। तो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है एसबीआई क्रेडिट कार्ड का मार्केट शेयर भी। अगर आप स्पेंड्स की बात करते हैं तो 30% जो FY14 में एचडीएफसी के कार्ड्स पे हो रहा था स्पेंड, वो 31% खड़ा है आज की तारीख में। बट अगर आप सब्सटेंशियल चेंज देखेंगे एसबीआई में 12% 2014 में था, जो कि अब 20% हो चुका है। बहुत ही बेहतरीन तरह से एसबीआई कार्ड्स बढ़ रहा है। अब हम क्विकली इसका टेक्निकल चीज़ें भी देखते हैं। आपको मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहीं पर समझेंगे कि कहाँ पे हमें ख़रीदना चाहिए था एसबीआई कार्ड्स, और उसके बाद क्या हुआ। और मैंने अपने ट्विटर और टेलीग्राम आई थिंक दोनों पे शेयर किया था। ट्विटर पे तो 100% शेयर किया था, और फेसबुक पे भी शेयर किया था कि ये बेस्ट एक सपोर्ट लेवल है, और वहीं से वो बाउंस बैक हुआ था एसबीआई कार्ड का शेयर भी। तो ये एसबीआई कार्ड का मैंने डेली का चार्ट लगाया है। मैंने ये जो रेड लाइन खींची है जो कि ट्रेंड लाइन है, और इसी में मैंने यहाँ पर आपको कहीं बताया था जब ये 13 नवंबर को, और उससे पहले ये 22 अक्टूबर को जब इसने रिज़ल्ट घोषित किए थे, उस टाइम पर भी इसने बहुत अच्छा एक पैटर्न बनाया था जिसको मॉर्निंग स्टार पैटर्न बोलते हैं। और उसके बाद इसने सपोर्ट कहाँ पे लिया था, इसने सपोर्ट लिया था 766 रुपये पे। और सेम इसने 13 नवंबर को भी
सपोर्ट लिया था 770 रुपये पे। उस टाइम पर भी मैंने बोला था बहुत अच्छा सपोर्ट है ये, क्योंकि इसने इससे पहले भी सपोर्ट लिया था 14 अगस्त को यहाँ पर ही। तो अगर आप देखेंगे तो ये मल्टीपल सपोर्ट्स के आसपास था, 770 के आसपास, और उसके बाद ये चलना शुरू हुआ। और आज देखेंगे आप तो बहुत अच्छी एक बुलिश कैंडल बनाई है, विच इज़ ए मोरुबुजू कैंडल। और यहाँ पर अगर MACD पर भी देखते हैं तो यहाँ पर भी ये पॉजिटिव क्रॉसओवर ऑलरेडी दे चुका है। और अगर आप RSI की बात करते हैं तो 58 पे इसकी RSI बैठी है, विच इज़ एब्सोल्युटली फिनोमिनल प्लेस टू सी कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इसका पहला हर्डल क्या है? पहला हर्डल कुछ 860-65 के आसपास है, और उसके बाद जो इसने हाई लगाया था कुछ 918 रुपये के आसपास। इसी के अगेंस्ट अगर हम देखते हैं HDFC बैंक में, तो HDFC बैंक में भी डेली का चार्ट है, और HDFC बैंक में डेली का चार्ट मैंने यहाँ पे दिखाया था, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है इसमें काफ़ी अच्छा, विच इज़ एट 1300 लेवल। 1300 के बाद जो चलना शुरू हुआ, आप लोगों ने भी इसकी चाल देखी होगी, और मैंने इसको सबसे पहले आई थिंक HDFC पर जब मैंने वीडियो बनाई थी उस वक्त 1100 1150 के आसपास ये था, आप मेरे चैनल पे जा के देख सकते हैं। और उसके बाद इसने अपना हाई भी दिखाया 1464 रुपये। 1464 के बाद इसने एक अगर यहाँ पर देखेंगे तो बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया, एंड आफ्टर दैट ओनली इट इज़ स्लिपिंग डाउन। बट इसका 1300 रुपये बहुत अच्छा सपोर्ट है। 1300 रुपये तक किसी को भी पैनिक करना नहीं चाहिए। किसी का लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो बिल्कुल पैनिक ना हो, और नीचे आए तो उसको जोड़ें इसमें। और लॉन्ग टर्म की हिसाब से इसमें ऐसा नहीं कि ये बिज़नेस बंद होने वाला है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। नीचे ज़रूर आ सकता है, 1300 तक आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और 1300 पे मगर ये सपोर्ट ले सकता है, बहुत अच्छा सपोर्ट है वहाँ पर ये, क्योंकि वहीं से इसने बुलिश ब्रेकआउट दिखाया था। अब हम इसका डिलीवरी परसेंटेज भी देखते हैं। तो HDFC बैंक की अगर आप डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे, मैंने NSE की वेबसाइट पर आपको ये दिखाया है, तो डिलीवरी की परसेंटेज देखेंगे तो 42%, 42.5% इसमें लोग अपने शेयर्स घर लेके गए हैं। सेम अगर SBI क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं तो वहाँ पर भी 44.81% डिलीवरी उठी है। तो दोनों ही काउंटर अच्छे हैं, बट इसमें एक का नुकसान दूसरे का फ़ायदा, सिर्फ वही स्टोरी है, इसमें और कुछ नहीं है। हाउएवर HDFC बैंक और ये जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आज की तारीख में बहुत तेज़ी से भाग चुके हैं। SBI कार्ड का जो IPO आया था वो 750 रुपये पे आया था, एंड द मोस्ट अवेटेड IPO था उस टाइम पर। बट बिकॉज ऑफ कोविड इसका मेरे ख्याल से 490 तक मेरे ख्याल से नीचे गया था। उसके बाद इसने बहुत अच्छा सा बाउंस बैक दिया है, बट आज की तारीख में अगर देखेंगे तो बहुत स्टीम है SBI कार्ड में। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, तो क्विकली सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट टू नो व्हेन आई एम पुटिंग एनी न्यू वीडियो ऑन माई चैनल एज वेल। एंड अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ही नहीं खुलवाया है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना एंजल ब्रोकिंग का एक लिंक दूंगा, उसके थ्रू अगर आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो you can directly reach out to me for any specific query and I will definitely help you out with those queries as well। अगर आपको अपना पोर्टफोलियो चेक करवाना है वो भी मैं आपको इनिशियली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डेफिनेटली दूंगा ये, अगर आप इसके थ्रू खुलवाते हैं तो। इसके अलावा आप मेरे को ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं इस तरह के स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज़ देता हूँ। आपने देखा होगा कल भी मैंने अपने ट्विटर पर और टेलीग्राम चैनल पर नाल्को का शेयर बताया था, और नाल्को का शेयर मैंने बोला है अभी भी 40 का स्टॉप लॉस लगाकर आप उसको राइड कर सकते हैं अप टिल अबाउट 48 to 50 रुपीज़। सो इसी तरह से 15-20% का अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो वो भी आप इस मेरे को ट्विटर और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जो कि नीचे चल रहा है आपके लिए। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।